मिल्खा सिंह प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मैं बार बार कहती हूँ कि जो ये मेरा टॉपिक रहता है ना, ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और आज का मेरा टॉपिक क्या है, तो बायोमॉलिक्यूल्स। अब आप सोच रहे होगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, तो अगर मैं बताऊंगी कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं तो पहले से जानता था या जानती थी। लेकिन कभी कभी सुनने में आता है कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये, बट हम समझ नहीं पाते कि ये है क्या। तो देखिए, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो सेल से मिलके बनी है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। अब उस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं और साथ ही मेटाबॉलिज्म में हेल्प भी करते हैं। और उसके साथ जो सेल में डैमेज होता है उसको रिपेयर भी करते हैं, सेल की ग्रोथ भी कराते हैं और उसके बाद सेल डिवीज़न में प्रॉपर एनर्जी उन्हें देते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स हैं क्या? वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब क्या बायोमॉलिक्यूल्स लिमिटेड होते हैं? तो नहीं, बायोमॉलिक्यूल्स तो देखिए लिमिटेड नहीं होते। अब वो होते कौन कौन से हैं, ये जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो आप बेसिकली कह सकते हो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। अच्छा, आपको पता है कि पहले के जो वैज्ञानिक थे ना, मीन्स कि ये जो खोज होते 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 हमें नई चीज़ें मिली, इसके बहुत पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि जो लिविंग होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक से बने हुए होते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं वो इनऑर्गेनिक से बने होते हैं। बट बहुत सारी खोज के बाद, सेल की खोज के बाद ये चीज़ें सामने आई कि जो लिविंग होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम कि अस्तित्व में अगर देखा जाए तो 92 एलिमेंट्स में से 30 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, तो हमारे सेल डिवीज़न या सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उसमें भी ये कौन कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और वो कौन से हैं जो कम चाहिए होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे और बायोमॉलिक्यूल्स का अब क्या है, कैसे है, वो नाम भी हम देखेंगे। तो देखिए, अगर एक क्विज सॉल्व करते हैं सेल के बारे में, सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप रिएक्शंस इन सेल्स। बताइए, जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं क्या, जो कि आपके बॉडी में रिएक्शंस को क्या करती हैं, इंक्रीज करने का काम करती हैं? तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। क्या एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है? अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये एनाएरोबिक क्यों होता, ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता? तो ये बिल्कुल भी गलत है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि चिकन इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या प्रोटीन का सोर्स चिकन है? तो हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। ये तो रही एक सिंपल सा सेल के बारे में क्विज। ये इसलिए है कि क्या आपको सेल के बारे में नॉलेज है? बायोमॉलिक्यूल पढ़ने के पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सेल क्या है। आइए हम सबसे पहले मोटा मोटी जान लेते हैं कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं और बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं और वो क्या होते हैं। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं तो ये रहा सेल, जिसमें कि ये आपका सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है आपका, और ये है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब अगर इसमें बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? इस साइटोप्लाज्म में और साथ ही न्यूक्लियस में भी। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियस में तो डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, तो फिर ये क्या नई चीज आ गई जो बायोमॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस में रहने लगे? तो उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे मैक्स, इन्होंने 1861 में इस प्रोटोप्लाज्म को, अब प्रोटोप्लाज्म क्या है वो भी मैं बताती हूँ। प्रोटोप्लाज्म को कहा था कि ये जीवन की भौतिक इकाई है, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो जब आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, इट मीन्स कि अगर आप यहां से लेके यहां तक के स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसके सेंटर को
आप कंपाइल करते हो तो ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब मैं कह क्या रही हूं, इसको अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूं कि अगर आप इस सेल को और इसके अंदर के न्यूक्लियस को, इसको, इस साइटोप्लाज्म को और इस न्यूक्लियस को आपस में जोड़ते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि अंडा देखा है आपने ना, उसके बीच का योक पार्ट अगर आप मान लेते हो न्यूक्लियस है और उसके बाहर के व्हाइट पार्ट को अगर आप मान लेते हो साइटोप्लाज्म, तो वो उन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और अंडे की जो बाहरी वाली खोल है उसको क्या कह दिए आप, सेल वॉल। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। तो उस प्रोटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स ही क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे मैम इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब कुछ पाया जाता है। हाँ बिल्कुल पाया जाता है, यही तो काम करते हैं मेटाबॉलिज्म का, यही तो एनर्जी देते हैं आपकी सेल को। कैसे, इन बायोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से आपके सेल को एनर्जी मिलता है। अब ये बायोमोलिक्यूल अगर कितने टाइप के हैं बात करते हैं, तो ये बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ये कितने टाइप के हो गए, ऑर्गेनिक एंड सेकंड है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक होता है ये वापस से 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, मैक्रो एंड सेकंड होता है माइक्रो। मींस कि हमारी बॉडी को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको मैक्रो कहते हैं और जिसकी जरूरत कम होती है उसको माइक्रो कहते हैं। अब मैक्रो में क्या क्या आता है, तो मैक्रो में आपका आता है कार्ब्स, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। और क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये बताओ आप कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कहाँ होता है, ये आपके न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर आप मिलाते हो तो प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड कैसा मॉलिक्यूल है, तो ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर। यही न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है, तो डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये रहा आपका मैक्रो। अब माइक्रो की बात करें, माइक्रो में क्या आता है, तो देखिए माइक्रो में आपका आता है विटामिन और क्या आता है, तो ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो में विटामिन आता है। अब हम आएंगे इनऑर्गेनिक के पास। इनऑर्गेनिक में भी मैक्रो एंड माइक्रो में डिवाइड किया जाता है। मैक्रो में क्या आता है और माइक्रो में क्या आता है। तो अगर मैक्रो की बात करें, हम इसको इरेज कर देते हैं। अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में आपके गैसेस आते हैं, गैस आता है आपका, और साथ ही क्या आता है आपका, वाटर। और माइक्रो में आता है आपका मिनरल्स। ठीक है, ये रहा बायोमोलिक्यूल्स जो आपको पढ़ना है। हम बारी बारी से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे, लेकिन आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये जो चारों मटेरियल आप देख रहे हो ना, ये किस चीजों से मिलके बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन चारों से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो इन चारों का। अब इनका रेशियो कितना होता है या हमारी बॉडी में कितने परसेंटेज पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्म के परसेंटेज की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म हमारी बॉडी में 100% होता है, जिसमें से 96% में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। मीन्स कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाकी के 4% में वो सारी चीजें पाई जाती है जो आपने देखा था। ठीक है, अब उसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो बॉडी का वेट होता है
उसमें इसकी मात्रा कितनी होती है। तो अगर बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट में जो वाटर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वो कितने परसेंट, 70 से लेके 90% तक, प्रोटीन्स 10 से लेके 15% तक, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड 2% और न्यूक्लिक एसिड कितना परसेंट, तो 5 to 7%, और आयंस आपकी बॉडी में 1% होते हैं। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारे डिजीज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कम है तो आपके लिए जरूरी नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे आप, तो आप यहां पे देखो, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 6। ठीक है, ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जिसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आप प्रोटीन को देख रहे हो ना, प्रोटीन एक दूसरे से सटे हुए हैं। आप फिर यहाँ पे लिपिड देख रहे हो कि ये है, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर है। फिर न्यूक्लिक एसिड को आप देखो तो शुगर, फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये रहा आपका चारों का चारों जो कि आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। अगर कार्बोहाइड्रेट की सबसे बेसिक यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट होती है सैकेराइड। इसकी यूनिट क्या होती है, सैकेराइड। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, तो सैकेराइड। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2O, यहां पर N। अब इसका रेशियो कितना होता है, मीन्स कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, तो 1:2:1, मीन्स कि 1:2:1 के अनुपात में रहता है। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होगा। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये होते कितने टाइप के हैं। तो अगर इनके टाइप की बात करेंगे आप तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में आता है आपका मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो चलिए देखते हैं मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड क्या है, या डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड क्या है। तो अगर आप मोनोसैकेराइड पे आते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो। मोनो मीन्स कि इस कार्बोहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सिंगल। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये कार्बोहाइड्रेट के सिंगल मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है। तो देखिए, जैसे ग्लूकोज है ना, आप देख रहे हो इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं। कार्बन कितने होते हैं, 6। जब 6 कार्बन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हेक्सागोनल, तो उसको कहते हैं सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ये मोनोसैकेराइड हो गया। अब ये मोनोसैकेराइड क्या क्या है, तो ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात होती है, जो मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोनल नहीं होता, ये पेंटागोनल भी होता है। इट मीन्स कि इसके पास कार्बन नंबर 6 और 5 दोनों ही होते हैं। अगर 6 है तो स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, और अगर 5 है तो पेंटागोनल होगा। ठीक है, ये रहा मोनोसैकेराइड के बारे में। अब ग्लूकोज की अगर बात करें तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में ही रहता है, हमारे ब्लड में फ्लो करता है। लेकिन ग्लूकोज के किस फॉर्म में रहता है, तो डी ग्लूकोज फॉर्म में रहता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये डी ग्लूकोज वापस से हमारी बॉडी को क्या करता है, ब्रेक होके एनर्जी देने का काम करता है। अब आप आते हो फ्रक्टोज पे। तो फ्रक्टोज क्या है, देखिए फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये शहद में पाया जाता है, ये मीठे फलों में पाया जाता है, और साथ ही यह मेल के स्पर्म में भी पाया जाता है फ्रक्टोज, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। अब बात करते हैं गैलेक्टोज की कि गैलेक्टोज क्या है। तो देखिए, ये डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड होता है जो कि डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मोनोसैकेराइड। और एक बात,
जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना उसको सैकेरिन दिया जाता है एज अ कार्बोहाइड्रेट, सैकेरिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की कि डाइसैकेराइड क्या है। तो देखिए आप जैसा कि नाम से ही देख रहे हो डाई, इट मीन्स कि दो। जब मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल मीन्स कि मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे तो वो क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। अब ये डाइसैकेराइड क्या क्या है, तो देखिए सुक्रोज है, लैक्टोज है एंड माल्टोज है। सुक्रोज कैसे बनेगा, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, सुक्रोज बनाएंगे। ये पाया जाता है आपका गन्ने के जूस में। ठीक है, गन्ने में क्या पाया जाता है, तो सुक्रोज पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग लैक्टोज के पास। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं लैक्टोज। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि जो गैलेक्टोज होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। अब इस डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ग्लूकोज मिल जाता है तो ये लैक्टोज बनाता है, और ये लैक्टोज किसमें पाया जाएगा, तो ये भी पाया जाता है मिल्क में, और मदर मिल्क में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। जब इसी दूध को दही में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उस दही में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, तो उसमें भी होगा आपका लैक्टोज। ठीक है, अब माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज क्या है, तो देखिए जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं माल्टोज, और ये पाया जाता है आपका अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो माल्टोज। ये रहा आपका डाइसैकेराइड। अब हम देखेंगे कि ओलिगोसैकेराइड क्या है और पॉलीसैकेराइड क्या है। देखिए ओलिगोसैकेराइड अगर देखा जाए तो एक तरीके से कुछ जो आपने अभी डाइसैकेराइड देखा था वो भी आपके ओलिगोसैकेराइड के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जब 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े रहते हैं तो इसी को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। मिनिमम कितने होने चाहिए मोनोसैकेराइड, 2, और मैक्सिमम होने चाहिए 10। अब सुक्रोज अभी आपको बताया गन्ने के जूस में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में, और माल्टोज किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज में। अब रेफिनोज किस में पाया जाता है, तो ये ब्रोकली में, गोभी में, बीन्स में ये रेफिनोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड अगर पूछा जाएगा कि ओलिगोसैकेराइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड कितने होने चाहिए, तो वो होने चाहिए आपके 10। ठीक, अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड क्या है, देखिए जब 10 से लेके 1000 तक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, इसका मतलब कि मोनोसैकेराइड की चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, तो ये स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेल्यूलोज है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च की। ये क्या है, तो देखिए ये प्लांट्स में स्टोर होने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज को किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर करता है। ये फिर ये स्टार्च ब्रेक डाउन होके क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं किसको, तो प्लांट्स को। अब उसके बाद हम ग्लाइकोजन के पास आते हैं। तो ग्लाइकोजन का काम क्या है, तो देखिए ये जो ग्लाइकोजन है ना ये एनिमल्स में स्टोर होता है। इट मीन्स कि जब ग्लूकोज आपका हमारे बॉडी में स्टोर होना होगा तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आपके पास कॉइन्स है या आप घर में बच्चे होंगे जो कि गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, अगर आप एक सिंगल कॉइन को मान लेते हो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और गुल्लक को मान लेते हो अपनी बॉडी, तो जब आप ग्लूकोज मीन्स की कॉइन को गुल्लक में डालते हो तो एक गुल्लक में बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट हो जाते हैं। उस पूरे गुल्लक को आप क्या मान लो, ग्लाइकोजन। इसका मतलब कि जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं हमारी बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। और जब भी कभी हमें ऊर्जा की कमी होती है या एनर्जी लेवल हमारा डाउन होता है तो यही ग्लाइकोजन वापस से टूटते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है।
यही प्रोसेस होता है जब कभी भी हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। कैसे हाई होता है? जब इंसुलिन, पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाली इंसुलिन क्या होती है, नहीं सिक्रीट होती या कम सिक्रीट होती है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे हम डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही है तो जो ये ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्लाइकोजन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में किस रूप में स्टोर होते हैं, तो स्टार्च के रूप में, और एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, अब आते हो आप सेल्यूलोज के पास। सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये क्या बनाता है, ये प्लांट्स की बॉडी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है सेल्यूलोज। तो ये रहा आपका ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम होता है वो हमारी बॉडी को या हमारे सेल को एनर्जी देने का। वो कैसे एनर्जी देते हैं अभी आपने समझा। और दूसरी बात कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ग्लूकोज रहता है, तो वो होता है डी ग्लूकोज। और हमारी बॉडी में जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये सब कुछ आपने जाना। अब अगर इसके काम की बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक जो मेन काम होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत या एनर्जी का मेन एलिमेंट क्या है, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो वो है आपका बायोमॉलिक्यूल। फिर ऐसे ही अब अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। ऐसी ही नॉलेज के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।